So students, we was discussing the chapter hydrogen and now today we are going to discuss hydrides. ठीक, वैसे तो हाइड्राइड उन कंपाउंड्स को बोला जाता है जिसमें हाइड्रोजन -1 स्टेट में आता है ना, नेगेटिव स्टेट में आता है, उनको हाइड्राइड्स बोला जाता है। बट हाइड्राइड वर्ड जो है वो जनरली भी यूज किया जाता है उन कंपाउंड्स के लिए जो किसी एक एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच में बना हो, उनको कलेक्टिवली हाइड्राइड्स बोला जाता है। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड विल बी MHX। एक्स यहाँ पे कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द स्टोइकियोमेट्री एंड वैलेंसी ऑफ द मेटल। ओके, M इज द एलिमेंट, जैसे एग्जांपल के लिए ये सारे हाइड्राइड्स के ही एग्जांपल हैं। नाउ नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। हाइड्राइड्स की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज आयोनिक हाइड्राइड। नेम से इंडिकेट हो गया होगा, आयनिक मतलब जिनमें आयनिक बॉन्ड बनेंगे। जैसे एल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स फॉर्म दिस टाइप ऑफ हैलाइड एट हाई टेम्परेचर ड्यू टू देयर वेरी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं उनकी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत लो होती है, तो जब भी वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेंगे, जैसे सोडियम है, जब वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत हाई होगा। जैसे हाइड्रोजन की 2.1 है, सोडियम की अराउंड 0.9 है, तो डिफरेंस हाई होने की वजह से इनके बॉन्ड के बीच में आयनिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा होगा, इसलिए इस बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड बोला जाएगा। और ये जो हाइड्राइड बना इसमें हाइड्रोजन नेगेटिव स्टेट में है, तो इसमें दिस इज कॉल्ड एज द आयनिक हाइड्राइड। बेसिकली आयंस बन रहे हैं इस हाइड्राइड में, सो दैट्स व्हाई इट इज आयनिक हाइड्राइड। हालांकि अल्कलाइन अर्थ मेटल में दो अल्कलाइन अर्थ मेटल ऐसे हैं जो कि कोवलेंट हाइड्राइड बनाते हैं, जैसे बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड, दे फॉर्म कोवलेंट हाइड्राइड्स। क्लियर? उसका रीजन क्या है? क्योंकि बेरिलियम अपनी +2 स्टेट में और मैग्नीशियम अपनी +2 स्टेट में इनकी पोलराइजेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। और आपने फजान्स रूल तो पढ़ा ही है, इफ कटायन इज हैविंग वेरी हाई पोलराइजिंग पावर, तो पोलराइजिंग पावर अगर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी कटायन की, तो उसकी वजह से कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाता है बॉन्ड का, सो दैट्स व्हाई दे विल हैव हाई कोवलेंट कैरेक्टर। नाउ नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक हाइड्राइड्स। प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी इज स्टोइकियोमेट्रिक इन नेचर। स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब क्या है? इनका कोई फॉर्मूला होता है फिक्स। जैसे अगर कैल्शियम का हाइड्राइड बनेगा उसका CaH ट्वाइस फॉर्मूला बनेगा, सोडियम का हाइड्राइड बनेगा तो उसका फॉर्मूला NaH होगा। लाइक दिस मींस इनका एक फिक्स फॉर्मूला अवेलेबल है। ओके, वेयर एज आप आगे देखोगे जो आपके पास मेटालिक हाइड्राइड्स होंगे, जो उसके बाद वाली कैटेगरी है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है हाइड्राइड्स को। तो ये पहली कैटेगरी हम पढ़ रहे हैं आयनिक हाइड्राइड। तो एक में आप देखोगे उसमें कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं बनता। ओके, उसकी बात भी करेंगे, बट अभी स्टोइकियोमेट्रिक नेचर होने का मतलब कि एक फिक्स फॉर्मूला होता है आयनिक हाइड्राइड्स का। उसके बाद सेकंड इज वाइड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जैसे कि आयनिक हैं और आपको पता है जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं वो सॉलिड ही होते हैं, so that's why ionic hydrides are white crystalline solid in nature. Conduct electricity in molten state, वो तो आपको पता ही है। अगर आपके पास वो आयनिक सॉलिड है तो अगर उनकी मोल्टन स्टेट लोगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ओके, प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन एट एनोड। ठीक, जब आपके पास जब इस मोल्टन स्टेट सॉल्यूशन जब मोल्टन स्टेट में लोगे आप आयनिक हाइड्राइड को, इसमें हाइड्रोजन -1 स्टेट में है, तो आपके पास हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? एनोड की तरफ, और वे ये एनोड पे जाके ऑक्सीडाइज हो जाएगा और क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस। तो इसलिए बोला है प्रोड्यूसेस H2 एट एनोड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस। यहाँ पे वर्ड ऐड कर देते हैं ऑन इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस करने पे। ओके, नेक्स्ट इज ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस H2। हीट करने पे ये डिकम्पोज हो जाते हैं और H2 गैस प्रोड्यूस करते हैं, हैंस यूज्ड टू स्टोर H2। ठीक है, जैसे मैंने आपको कल लास्ट टाइम लेक्चर में बोला था कि हाइड्रोजन को अभी स्टोरेज की प्रॉब्लम है, इसलिए हम इसको ना फ्यूल की तरह यूज नहीं कर पाते कई जगह पे जहां कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टोरेज में प्रॉब्लम है। बट हाइड्रोजन को स्टोर करने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि इसके आयनिक हाइड्राइड बना के रख लो, और ऐसा किया भी जाता है। तो आयनिक हाइड्राइड बना के रख लेंगे, जब हमें जरूरत होगी तो हम उस आयनिक हाइड्राइड को हीट करेंगे और वहां से H2 बना लेंगे दोबारा से। गैस को स्टोर करने का ये एक इजी तरीका है, अदरवाइज गैसेस को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है ना। ओके, जैसे आगे वही पॉइंट है, डिकम्पोजेस एट हाई टेम्परेचर एक्सेप्ट लिथियम हाइड्राइड। लिथियम हाइड्राइड डिकम्पोज नहीं करता हाई टेम्परेचर पे भी।
ओके, क्योंकि ये भी ऑलमोस्ट कोवलेंट नेचर का ही होता है। कैल्शियम हाइड्राइड ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस कैल्शियम एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, उसके बाद रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर एंड प्रोड्यूसेस अल्कली एंड H2। जितने भी आपके पास आयनिक हाइड्राइड्स हैं, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो अल्कली मतलब सॉल्युबल बेस और हाइड्रोजन बनाते हैं। ओके, लाइक इसमें रिएक्शन लिखनी रहेगी, ये जैसे आप लिख लो कोई भी रिएक्शन, जैसे NaH plus H2O, when they are going to react they are going to produce NaOH plus H2 gas. Now you need to balance it, इसको बैलेंस कर लेना है आपने, तो ये हो गया बैलेंस। ओके, बैलेंसिंग आपका डिपार्टमेंट है, वैसे मैंने फिर भी कर दी। ओके, हाइड्रोजन बीइंग कंबस्टेबल, ये जो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन बन रही है, आपको पता ही है हाइड्रोजन कंबस्टेबल होती है, 10th में बड़ी बार पढ़ा है, इट बर्न्स विद द पॉप साउंड। हाइड्रोजन बीइंग कंबस्टेबल एंड दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, और ये जो ऐसे रिएक्शन होते हैं ये एक्सोथर्मिक होते हैं। एंड कैचेस फायर विच डोंट एक्सटिंग्विश्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड। इसके केस में जो हाइड्रोजन बन रही है, एक तो वो कंबस्टेबल, दूसरा ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक, इसमें डेल्टा H जो है वो पॉजिटिव होता है। ठीक, उसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही ये हाइड्रोजन बनती है वैसे ही वो फायर कैच कर लेती है। ठीक, और इस फायर को आप कार्बन डाइऑक्साइड से भी एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते, नहीं बुझा सकते आप कार्बन डाइऑक्साइड से। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पास ये जो हाइड्राइड होते हैं, आयनिक हाइड्राइड्स, वो रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं। वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करना शुरू कर देते हैं। ओके, क्लियर, बाय हॉट हाइड्राइड, मतलब यहाँ पे एक मिनट को पूरा पैराग्राफ पढ़ देता हूँ। डोंट एक्सटिंग्विश बाय द कार्बन डाइऑक्साइड एज इट गेट्स रिड्यूस्ड बाय हॉट हाइड्राइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हॉट हाइड्राइड की वजह से रिड्यूस हो जाएगी। तो अगर आपकी बाय चांस मान लो लेबोरेटरी में कल को आप साइंटिस्ट बन गए और आपने कल को लेबोरेटरी में किसी हाइड्राइड की वजह से, किसी आयनिक हाइड्राइड की वजह से आग लगी है, तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड से बुझाने की कोशिश नहीं करनी, वो और फैल जाएगी। ओके, उसकी बजाय हमने क्या यूज करना है, सैंड। जैसे आपने देखा होगा पेट्रोल पंप्स पे भी उनको डर होता है कि हो सकता है कोई ऐसी आग लगे जो कार्बन डाइऑक्साइड से भी ना बुझे, तो उन्होंने सैंड की बाल्टियां भर भर के रखी होती हैं वहां पे। ओके, और वो लाल कलर की बाल्टियां, कलर किया होता है और ऊपर लिखा होता है इन केस ऑफ फायर यूज दिस सैंड। ओके, फिर सैंड सबसे बढ़िया रहता है जब हमें डाउट हो, जैसे ये तो एक हाइड्राइड की एग्जांपल दी ना मैंने, वैसे जनरल बात बता रहा हूँ। जब हमें डाउट हो ना कि जो सब्सटेंस जल रहा है, हो सकता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट कर जाता हो, फिर तो फायर और विग्रस हो जाएगी। ओके, और इसके केस में फायर विग्रस कैसे होगी, जैसे देखो, अगर आपने हाइड्राइड, आपका जो हाइड्राइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर दे, तो अगर तो कंप्लीट रिडक्शन हो जाए फिर तो सॉल्ट बन जाएगा। बट अगर इनकम्प्लीट रिडक्शन होती तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो सकती थी, जो कि ज्यादा डेंजरस है एज कंपेरिजन टू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड तो बहुत ज्यादा डेंजरस है, कोई बंदा ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर रहे हो तो उसकी इमीडिएट डेथ हो जाती है। मैंने बताया था क्यों कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों डेंजरस है। ओके, चलो उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट जो आयनिक हाइड्राइड का है वही है कि रिड्यूसिंग एजेंट एट हाई टेम्परेचर, इनको एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जा सकता है हाई टेम्परेचर पे, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं ये। ओके, रिडक्शन कैसे पता लग रही है हमें, इनकी रिडक्शन हो रही है, देखो कार्बन +2 स्टेट से किस स्टेट में आ गया, 0 स्टेट में। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन किस स्टेट में है, +4। और ये जो फॉर्मेट है इसमें कार्बन कौन सी स्टेट में है, वेट मेरे को निकालने दो, इसमें कार्बन की स्टेट है, इसका आप स्ट्रक्चर, मैं जैसे आपको पहले मैंने बोला हुआ मैं ज्यादातर स्ट्रक्चर से ही निकालना पसंद करता हूँ। तो इसमें कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट है +2। ठीक, क्लियर, तो आप देख रहे हो कि +4 से +2 में आगे कार्बन, तो इट मींस इट इज गेटिंग रेड्यूस्ड। ओके, सिमिलरली सोडियम हाइड्राइड ने बोरोन को रिड्यूस कर दिया लाइक दिस। ओके, यहाँ पे ना इस रिएक्शन में मेरे को प्रॉब्लम लग रही है क्योंकि ये NF कहाँ से आ गया, ये यहाँ पे BF3 है, सॉरी। ठीक, ये BF3 है, इसको ठीक कर लो, लेट मी करेक्ट इट। यहाँ पे ये BF3 है, ये राइटिंग मिस्टेक है। क्लियर, तो BF3 को जब सोडियम हाइड्राइड से रिएक्ट किया, इसमें भी बोरोन जो है वो +3 स्टेट में है और यहाँ पे जो बोरोन है वो -3 स्टेट में है, तो रिड्यूस हो गया ना, तो इट इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगले रिएक्शन में भी आप देख सकते हो, वही ऑक्सीडेशन नंबर वाले मेथड से देख लेना कि रिड्यूस पक्का ही हो रहा है कि आपको ऐसे लग रहा है। ठीक है, उसके बाद यूज्ड टू प्रिपेयर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम बोरोहाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड, इनको बनाने में यूज होता है।
जो आयनिक हाइड्राइड्स है उनको उनका इनको बनाने में यूज होता है। अब आप बोलोगे सर इनको क्यों खास बढ़ा रहे हो, कंपाउंड ही है फिर क्या हुआ, इनमें ऐसी क्या खासियत है आप इनको बड़ा स्पेसिफाई होके बोल रहे हो कि इनको बनाने के लिए यूज होता है। ये तीनों रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ा ज्यादा यूज होते हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पे भी और प्रैक्टिकल लेवल पे भी, जो हम स्कूल्स में प्रैक्टिकल करवाते हैं। तो इसलिए ये जो तीनों रिड्यूसिंग एजेंट हैं इनकी प्रेपरेशन कैसे होती है वो भी इंपॉर्टेंट है, और इनकी प्रेपरेशन करवाने के लिए हम आयनिक हाइड्राइड्स का यूज करते हैं। जैसे लिथियम हाइड्राइड को एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ अगर रिएक्ट करवा दें, ठीक है, तो आपके पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बन जाता है विच इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये तीनों रिड्यूसिंग एजेंट है और बड़े वेल नोन रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, उसके बाद लिथियम हाइड्राइड को अगर डायबोरेन से रिएक्ट करवा दें, B2H4 को डायबोरेन भी, H6 को डायबोरेन भी बोलते हैं, तो लिथियम बोरोहाइड्राइड बनता है। अगर सोडियम हाइड्राइड को डायबोरेन से रिएक्ट करवा दे तो सोडियम बोरोहाइड्राइड बनता है। ओके, तो आपके पास ये तीन तरह के रिड्यूसिंग एजेंट बनते हैं। ओके, इसलिए ये जो वाले जो रिएक्शंस है ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको ये याद रखने हैं, क्योंकि रिएक्शंस को याद, रिएक्शंस तो लिखी कैसे हैं कि एक्चुअल में क्या होता है, तो उसको तो हमने ऑब्जर्वेशन से ही लिखा है, ये जो रिएक्शन लिखी हैं तो आपको ये थोड़ा मेमोराइज ही करनी पड़ेंगी। ओके, क्लियर। तो ये थी आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक हाइड्राइड्स। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड क्लास ऑफ द हाइड्राइड्स, दैट इज मेटालिक हाइड्राइड और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। मेटालिक हाइड्राइड्स को इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी बोला जाता है। ग्रुप 3, 4, 5, 10, 11, 12, ये डी ब्लॉक के ग्रुप है ना, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 10th, 11th, 12th, ये जो है ये आपके किस ग्रुप में आते हैं, ये आपके डी ब्लॉक में आते हैं। एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ऑन हीटिंग विद हाइड्रोजन अंडर हाई प्रेशर forms hydrides, and these hydrides have properties similar to metals and hence called metallic hydrides। जब आप डी ब्लॉक में इन ग्रुप्स के एलिमेंट्स को और एफ ब्लॉक में इन ग्रुप के एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को अगर हाइड्रोजन गैस के साथ अंडर हाई प्रेशर रिएक्ट होने के लिए छोड़ दो, तो आपके पास जो हाइड्राइड बनते हैं दे हैव प्रॉपर्टीज सिमिलर टू मेटल्स, और इसलिए उनको मेटालिक हाइड्राइड्स बनते हैं बोला जाता है। उनको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में वो बने कैसे होते हैं, जैसे ये मेटल है, मेटल को जब आपने हाई प्रेशर पे हीट किया विद हाइड्रोजन, क्या हुआ, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो है वो जो खाली जगह होती है ना अंदर, थोड़ी बहुत खाली जगह तो होती है, एम्प्टी स्पेसेस, ठीक है, वो वहां पे जाके एंट्रैप हो जाते हैं। और खाली जगह का नाम जो होता है, खाली जगह के लिए वर्ड यूज करते हैं इंटरस्टिशियल, साइंटिफिक वर्ड है। खाली जगह जो अंदर होती है ना, वॉइड्स, उनको वॉइड भी बोलते हैं। उस जगह पे हाइड्रोजन फिल हो रहे हैं, इसलिए इनको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी बोला जा रहा है। ओके, इन दीज हाइड्रोजन बीइंग टू स्मॉल प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइट्स, इसमें हाइड्रोजन जो है वो इंटरस्टिशियल साइट्स पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। हालांकि निकल, प्लेडियम, सीरियम और एक्टिनियम के केस में ऐसा नहीं होता, उनके केस में कंपाउंड ही बनता है रिएक्शन के साथ, ठीक। बट मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स जो हैं उनके लिए क्या होता है, हाइड्रोजन जो है जस्ट सिंपली एंट्रैप हो जाता है। जैसे हम कह सकते हैं एक तरह का कंपाउंड नहीं बन रहा, एक तरह का मिक्सचर बन रहा है। मिक्सचर कैसे बन रहा है कि मेटल जो है वो एज सच रह रहा है, हाँ, उसकी इंटरस्टिशियल साइड्स में हाइड्रोजन जो है वो एंट्रैप हो जा रहे हैं। नेक्स्ट है आपके पास, अब इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, मेटालिक हाइड्राइड्स या आयनिक हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज। दे विल बी हार्ड, लस्टर, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, क्योंकि मेटल जैसे ही रहते हैं, बस ये है कि मेटल्स की इंटरस्टिशियल साइड्स में हाइड्रोजन एंट्रैप हो जाता है। ओके, लोअर डेंसिटी देन मेटल एज लैटिस एक्सपैंड ड्यू टू हाइड्रोजन इंकल्जन। कई बार क्या होता है, जैसे अगर हाइड्रोजन फिट नहीं आ रहा है इसमें, ठीक, तो होगा क्या, हाइड्रोजन पहले जगह बनाएगा, और वो कैसे बनाएगा, इनको यहाँ पे बीच में ज्यादा खाली जगह क्रिएट करनी पड़ेगी, जिससे क्या होता है एम्प्टी स्पेसेस बढ़ जाती हैं। ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है, डेंसिटी लो हो जाती है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाता है, मास कम हो जाता है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है जब हाइड्रोजन को इनकल्जन का मतलब जिसको जब उसको जबरदस्ती बीच में घुसाया जाता है, इंक्लूड किया जाता है इन द लैटिस। उसके बाद है नॉन स्टोकियोमेट्रिक, ये वाले हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक इन नेचर, मतलब इनका कोई फॉर्मूला फिक्स नहीं है, क्योंकि डिपेंड करेगा कितनी हाइड्रोजन ट्रैप कर गई है। ओके, रेशियो ऑफ हाइड्रोजन नॉट फिक्स्ड, वेरीज विद टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, और प्रेशर के साथ भी, साथ में यहाँ पे लिख सकते हो आप, एंड प्रेशर, प्रेशर के साथ भी।
जैसे लेंथेनियम हाइड्राइड का फॉर्मूला LaH2.87, हालांकि ये फिक्स नहीं है, ये चेंज हो सकती है। ओके, सिमिलरली लिथियम हाइड्राइड निकल हाइड्राइड का फॉर्मूला निकल के साथ 0.6 या 0.7 की रेशियो में होता है हाइड्रोजन, और ये भी वेरी कर सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है। क्लियर? उसके बाद इसके यूजेस बड़े इंपॉर्टेंट है कि ये जो हाइड्राइड्स हैं इनका यूज क्या है। जैसे मैंने पहले बोला था, यूज्ड फॉर एड्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक, मेटल्स के ऊपर हाइड्रोजन को एड्सॉर्ब करवा दिया जाता है, जिससे क्या होता है, हाइड्रोजन की स्टोरेज इजी हो जाती है बस। ठीक है, इसलिए जो प्लेटिनम मेटल है उसको तो हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। और जितने भी रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है, उसमें आपने देखा होगा कि कैटलिस्ट की जगह प्लेटिनम लिखा ही होता है। क्यों? क्योंकि प्लेटिनम हाइड्रोजन को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म से एक स्टेबल फॉर्म में आ जाता है उसकी सरफेस पे, तब जाके वो दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करवा पाता है अच्छे से। अदरवाइज गैसेस फॉर्म में वो वैसे इधर उधर घूमता रहेगा, रिएक्ट करवाने में ध्यान नहीं देगा। जब वो एक बार टिक के बैठेगा प्लेटिनम के ऊपर, तब वो दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करता है। ओके, और प्लेटिनम को ही हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए भी यूज किया जाता है, क्योंकि प्लेटिनम मेटल जो है, जितने बाय मास, जैसे मान लो आपने उसका 1 ग्राम लिया, वो 935 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेगा। जितना आपने उसका लिया ना सब्सटेंस, उससे 935 टाइम्स ज्यादा हाइड्रोजन अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर सकता है वो। इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है प्लेटिनम और हाइड्रोजन का। और जब हमें हाइड्रोजन चाहिए होगी, हम क्या करेंगे, वो जो बना हुआ है उसको थोड़ा हीट कर देंगे, उससे हाइड्रोजन बाहर आ जाएगी। दैट्स इट। क्लियर? तो ये हाइड्रोजन की स्टोरेज का भी एक तरीका है। ओके, और इसलिए प्लेटिनम जो है उसको एज अ कैटलिस्ट भी यूज किया जाता है, जितने भी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व होती है। ओके, क्योंकि वैसे हमें पता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है। हमने पढ़ा है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल बॉन्ड है। एक तो बॉन्ड तोड़ने में हेल्प करेगा जब ये प्लेटिनम के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाएगा। ओके, उसके बाद एक एक ये टिक के बैठ जाएगा, सो दैट दूसरे वाला रिएक्टेंट इजीली उसके साथ रिएक्ट कर पाए। अदरवाइज गैसेस फॉर्म में इधर उधर घूमते रहेगा ऊपर ही। ठीक है, जैसे मान लो आपने किसी सोल्यूशन से रिएक्ट करवानी है हाइड्रोजन, तो गैस तो ऊपर ही घूमती रहेगी ना, रिएक्शन तो तब होगी जब वो कांटेक्ट में आएंगे। ओके, तो एक ये यूजेज है। ओके, सो दैट्स इट विद द दैट्स इट विद द मेटालिक हाइड्राइड्स। और लास्ट में आते हैं मॉलिक्यूलर और कोवलेंट हाइड्राइड्स। सॉरी, एक चीज बताना भूल गया। मेटालिक हाइड्राइड में जैसे हमने यहाँ पे ग्रुप बीच में मिस किए हैं, जैसे 7 to 9 ग्रुप जो है वो नहीं लिखे बीच में। हालांकि 6 के कुछ एक एलिमेंट्स जो है वो बना देते हैं, तो इसलिए 6 नहीं, मैं 6 की बात नहीं कर रहा। ठीक है, बट ग्रुप 7 to 9 जो है, ये बाय नेचर ही ऐसा हुआ कि जो ग्रुप नंबर 7 to 9 है ना डी ब्लॉक में, वो हाइड्राइड्स नहीं बनाते। ओके, क्लियर? इसलिए उनको बोला जाता है कि ये ग्रुप 7 to 9 क्या है, ये हाइड्राइड गैप है, क्योंकि ये हाइड्राइड्स नहीं बनाते। दे डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड्स। आप ऐसा कह सकते हो कि उनमें जो इंटरस्टिशियल साइट्स होती हैं वो हाइड्रोजन के लिए फेवरेबल नहीं होती, तो हाइड्रोजन उनके बीच में नहीं घुस सकता और जगह भी नहीं बना सकता। तो इसलिए क्या होता है, ये वाले इस ग्रुप 7 to 9 वाले जो है वो हाइड्राइड्स नहीं बनाते। दे डू नॉट, ग्रुप 7 to 9 एलिमेंट्स डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड्स एंड इट इज कॉल्ड एज द हाइड्राइड गैप। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये छोटे छोटे एक एक मार्क में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, व्हाट इज द हाइड्राइड गैप, तो आपको पता होना चाहिए। सो लास्ट टाइप ऑफ हाइड्राइड, दैट इज मॉलिक्यूलर और कोवलेंट हाइड्राइड फॉर्म्ड बाय पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ जो हाइड्राइड बनाते हैं उनको मॉलिक्यूलर या कोवलेंट हाइड्राइड बोला जाता है, क्योंकि पी ब्लॉक में ज्यादातर जो है वो नॉन मेटल्स हैं। ओके, वो भी उनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे मान लो 2.1 से तो अबव ही है, और हाइड्रोजन की 2.1 है। तो इसलिए इनके बीच में, जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में, ये एलिमेंट्स के बीच में और हाइड्रोजन के बीच में जो कंपाउंड बनते हैं वो कोवलेंट नेचर के होते हैं, ना कि आयनिक। एंड सम एस ब्लॉक एलिमेंट्स जैसे मैग्नीशियम और बेरिलियम ड्यू टू देयर हाई पोलराइजिंग पावर, क्योंकि जब ये कैटायनिक स्टेट में होते हैं हाई पोलराइजिंग पावर होती है ना इनकी, अकॉर्डिंग टू फजान रूल, देन द हाइड्राइड बिकम कोवलेंट इन नेचर। Covalent in nature due to small electronegativity difference between hydrogen and the element. Okay, these consist of discrete covalent molecules which are held together by weak van der Waals forces of attraction. ठीक, और जो हाइड्राइड बनते हैं उनमें क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल बन जाती हैं, और मॉलिक्यूल आपस में van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन,
आयन डायपोल इंटरेक्शन लाइक दिस, ऐसे इंटरेक्शन के साथ आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। और इनका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, जैसे एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है जिसने हाइड्राइड बनाया है, जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया है हाइड्राइड बनाने के लिए, उसके बाद एन, जैसे PH3 को क्या बोलते हैं, फॉस्फेन। हालांकि इसका कॉमन नेम जो ज्यादातर यूज होता है वो फॉस्टीन यूज होता है। ओके। वाटर का वैसे साइंटिफिक नेम क्या है, ऑक्सीडेन, वैसे इसको वाटर बोलते हैं, ये कॉमन नेम भी साथ में लिखे हुए हैं। जैसे NH3, इसका नेम है अजेन, वो बात अलग है कि इसका नाम अमोनिया, कॉमन नेम अमोनिया है, ये अमोनिया कॉमन नेम लिखे हैं साथ में। वैसे मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स की नेमिंग के लिए ये रूल है, एलिमेंट का नेम प्लस एन। अब इनकी प्रेपरेशन कैसे कर सकते हो, डायरेक्ट हो सकती है, जिस भी एलिमेंट के साथ आप हाइड्राइड बनाना चाहते हो उसको उसके साथ रिएक्ट करवा दो अंडर हाई प्रेशर। ओके। और डिपेंड अपॉन दी कि कौन सा एलिमेंट है जो रिएक्ट करने आ रहा है। ओके, जैसे ये आपके पास हो रहा है। क्लियर, डायरेक्ट मेथड हो सकता है। उसके बाद बाय रिड्यूसिंग सूटेबल हैलाइड विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ भी आप इसका यूज भी कर सकते हो किसी हैलाइड को रिड्यूस करवाने के लिए। जैसे बोरोन ट्राइक्लोराइड, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा तो क्या होगा, ये क्लोरीन जो है उसकी जगह हाइड्रोजन आ जाएगा और क्या बनेगा, डाइबोरेन, B2H6। एक्चुअल में ये B2H6 क्यों है, इसको ऐसे नहीं लिख सकते 2BH3। ठीक है, 2BH3 मिलके आपस में एक दूसरे की वैलेंसीज को कंप्लीट करने के लिए B2H6 बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, P ब्लॉक में। आपको P ब्लॉक चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर। सिमिलरली सिलिकॉन का जो टेट्राक्लोराइड है उसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जब रिएक्ट करवाई तो क्लोरीन रिप्लेस हो गया हाइड्रोजन से, तो क्या बन गया आपके पास, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका नेम क्या होगा, सिलेन। ठीक है, सिलिकॉन, और उसका एंडिंग किससे होगी, एन से। ओके, क्लियर। और इसमें आपने एक और चीज नोट करी होगी, यहाँ पे ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट लिया है। सॉल्वेंट का क्या पर्पस होता है ये तो आप जानते ही हो, क्योंकि दो सब्सटेंस जो रिएक्ट करवाने हैं उनको दोनों को सोल्यूशन बना के ही रिएक्ट करवा सकते हैं ना, तो किसी ना किसी सॉल्वेंट में ही सोल्यूशन बनेगा। यहाँ पे जो सोल्यूशन है हम ड्राई ईथर में क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो वाटर से रिएक्ट कर जाता है। तो आप ये नहीं ना चाहते कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाटर से ही रिएक्ट करता रह जाए, तो इसलिए कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसी से रिएक्ट करे जिसको आपने रिड्यूस करवाना है, जो हैलाइड आप ले रहे हो रिड्यूस करवाने के लिए, सो दैट वी विल यूज सॉल्वेंट ड्राई ईथर। जहां भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आएगा आप देखोगे वहां पे सॉल्वेंट वाटर की बजाय ड्राई ईथर लिया जाता है। वैसे सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट किस बेसिस पे होती है, ये आपको वैसे जनरल बातें भी मैं साथ में बताता रहता हूँ कि आपके दिमाग में केमिस्ट्री पता हो यूज कहाँ होती है। सॉल्वेंट की सिलेक्शन होती है, ऐसा सॉल्वेंट लेना होता है हमने जो दोनों सब्सटेंसेस को रिएक्ट करवाए और खुद रिएक्ट ना हो, और दोनों सब्सटेंसेस को अपने में डिसॉल्व कर ले। ठीक है, और ड्राई ईथर वाटर को अच्छे से रिप्लेस कर सकता है इस रिएक्शन में। वाटर इसलिए नहीं सिलेक्ट किया क्योंकि वाटर इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा नहीं तो। बाय रिडक्शन ऑफ ऑक्सो एसिड्स विद सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड्स जो है ये ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो यहाँ पे आप वाटर को है ही एज अ सॉल्वेंट लेते हो। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड अगर आप किसी ऑक्सो एसिड के साथ, जैसे यहाँ पे आर्सेनिक का ऑक्सो एसिड लिया है हमने, ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड उसके साथ रिएक्ट कर रहा है और उसको हाइड्राइड की फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक, उसके बाद लास्ट में है बाय एक्शन ऑफ एसिड्स ऑन सूटेबल बाइनरी कंपाउंड, सूटेबल बाइनरी कंपाउंड उस पर्टिकुलर एलिमेंट का जिसके आपने हाइड्राइड बनाना है, ठीक, वो लेके उसके साथ कोई सूटेबल एसिड रिएक्ट करवा दो। जैसे मैग्नीशियम बोराइड के साथ आपने फॉस्फोरिक एसिड रिएक्ट करवाया तो आपका बोरोन का हाइड्राइड बन गया P4H10। सिमिलरली आयरन सल्फाइड के साथ आपने H2SO4 रिएक्ट करवाया, आपके पास सल्फर का हाइड्राइड बन गया H2S। ओके, एंड सो ऑन। बाकी रिएक्शंस आप थोड़ा खुद देख लेना। ओके, इनको प्रैक्टिस कर लेना बस एक बार, ये मेमोराइज ही करनी पड़ेंगी, थोड़ी बहुत समझ के याद रख लोगे हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्लासिफिकेशन। ये जो आपके पास लास्ट कैटेगरी पढ़ी ना हमने मॉलिक्यूलर और कोवलेंट हाइड्राइड की, इनकी आगे क्लासिफिकेशन की जा सकती है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम, जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है ना एलिमेंट, उसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब जिनके अभी ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं हुआ, जैसे BH3 में अभी बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं हुआ है, हाइड्राइड बनाने के बाद भी अभी भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ऐसे वाले हाइड्राइड को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड।
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। एक होते हैं इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट, जिनमें पूरे पूरे ही हैं, ना ज्यादा ना कम। ठीक है, मतलब सेंट्रल एटम के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना रहे हैं। ठीक, और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो रहा है सेंट्रल एटम का, और हाइड्रोजन का तो डुप्लेट हो ही जाएगा कंप्लीट। तो ऐसे वालों को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट। एक होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच। इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन के साथ शेयर करवाने के बाद भी सेंट्रल एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। जैसे अमोनिया में आपको पता ही है, नाइट्रोजन के ऊपर 2 लोन पेयर बच जाते हैं। ओके, तो ये जो है ये है इलेक्ट्रॉन रिच। तो ये क्लासिफिकेशन थी ऑन दी बेसिस, क्लासिफिकेशन का हमेशा कोई ना कोई बेसिस होता ही है, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अभी इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये एज अ लुईस बेस एक्ट कर सकते हैं। लुईस बेस क्या था, जो एक लोन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता हो, उसको लुईस बेस बोलते हैं। ओके, और जो इलेक्ट्रॉन रिच हैं, जिनके ऊपर एक ना एक लोन पेयर तो होगा ही होगा, वो एज अ लुईस एसिड एक्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, क्योंकि ये अपना लोन पेयर किसी ना किसी को दे सकते हैं। जैसे अमोनिया में लोन पेयर है, ये दे सकता है ना, तो ये इट कैन एक्ट एज अ लुईस एसिड। ओके, तो ये थे आपके पास मॉलिक्यूलर और कोवलेंट हाइड्राइड्स। उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के लिए देख लेते हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। कोवलेंट हाइड्राइड्स आर यूजुअली वोलेटाइल कंपाउंड्स हैविंग लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड्स तो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ओके, एंड दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्योंकि ये ना इनमें आयंस नहीं होते, एटम्स से बने होते हैं। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 13 do not have sufficient number of electrons to form normal covalent bonds and hence electron deficient hydrides। ये अभी हमने पढ़ा। ग्रुप 14 वाले जो हैं वो इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट बनाते हैं, और ग्रुप 15 16 17 वाले जो हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड बनाते हैं। ओके, और वाटर भी एक इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड की ही एग्जांपल है, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूलर हाइड्राइड की ही एग्जांपल है। ओके, और वाटर कितना जरूरी है हमारे लिए वो तो आप जानते ही हो। ठीक, और आपके पास जो ग्रुप 17 के हाइड्राइड है आप जानते हो, और ग्रुप 17 का हाइड्राइड और ऑक्सीजन का जो हाइड्राइड है, ओके, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, उनके केस में उनमें आपस में कौन सा बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ठीक, और इसको तो हमने डिटेल में किया हो चैप्टर नंबर 4 में, तो ये वाला पैराग्राफ आप एक बार पढ़ लेना, और साथ में एक बार चैप्टर नंबर 4 का हाइड्रोजन बॉन्ड रिकॉल कर लेना। ओके, और आगे ये पॉइंट वही है, आप एक बार पढ़ लेना, दैट्स इट। उसके बाद इस चैप्टर में वाटर को थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया गया, क्योंकि ये भी एक हाइड्राइड ही है ना ऑक्सीजन का, तभी तो इसको ऑक्सीजन भी बोलते हैं। ओके, क्लियर, तो इसकी डिटेल में डिस्कशन कर रखी है, जो कि हमने पहले पढ़ रखी है चैप्टर 4 में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। तो वो वाला टॉपिक आप एक बार दोबारा पढ़ना है। ठीक है, उसके लिए टाइम हम यहाँ पे नहीं लगाते, वीडियो देख सकते हो दोबारा आप। ठीक, चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग में होगी वो एंड में जाके। ओके, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, इसको पढ़ लेते हैं, वाटर की प्रॉपर्टीज को। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, और एक और होता है हैवी वाटर, जिसमें हाइड्रोजन का आइसोटोप D2O यूज किया जाता है, इसकी भी डिस्कशन करेंगे बट लेटर ऑन। ठीक है, अभी वाटर की डिस्कशन ही कर रहे हैं हम। ठीक है, ये कुछ एक पॉइंट्स हैं, ये आप पढ़ लेना। ठीक, अब इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज मैं वैसे आपको पढ़ देता हूँ एक बार। वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में क्यों होता है, आपको पता ही क्या है, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वेयर एज ग्रुप 16 के जो बाकी हाइड्राइड हैं वो लिक्विड स्टेट में नहीं, वो गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनती, ये हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है। उसके बाद जो वाटर की हीट कैपेसिटी वगैरह है ना, ये ऐसी है कि जिससे लिविंग बींग्स को बहुत ज्यादा फेवर हो रहा है। जैसे गर्मियों में हमें स्वेट आता है, ठीक है, जब हम पंखा चलाते हैं तो क्या होता है, पंखे से कि हमारा स्वेट सूखता है। क्यों, क्योंकि वो वाटर जो है उसकी जो वेपराइजेशन है वो ना तो ज्यादा वॉलेटाइल है ना तो ज्यादा कम वॉलेटाइल है। ठीक है, मतलब बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट जितनी चाहिए। अदरवाइज अगर हमारी बॉडी से इवेपोरेशन बहुत जल्दी जल्दी हो जाए तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। अगर हमारी बॉडी से गर्मियों में इवेपोरेशन हो ही ना, तो हमें तो गर्मी से मर जाएंगे वैसे ही, क्योंकि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में यही बोला गया है। ठीक, कि वाटर की ये जो सारी वैल्यूज हैं, जैसे स्पेसिफिक हीट, थर्मल कंडक्टिविटी, सरफेस टेंशन, ये बड़ी ही मतलब कह सकते हो भगवान ने बड़ी ही सोच समझ के वो पॉइंट दिए हैं उनको। ठीक है, वैसा बनाया है। एंड दिस प्ले अ वाइटल रोल इन दी बायोस्फीयर, अदरवाइज नहीं तो पूरा लाइफ का बैलेंस ही बिगड़ सकता है। ठीक है,
अगर ज्यादा वॉलेटाइल होता वेपर और सॉरी वाटर तो होता क्या, अर्थ पे 71% वाटर है तो रोज ही बारिश लगी रहती, इसलिए वो ज्यादा वॉलेटाइल भी नहीं है। ओके, ठीक ठाक वॉलेटाइल है कि जब मानसून चाहिए तभी बारिश आए, और आगे पीछे थोड़ी बहुत होती रहे वो बात अलग है, ये नहीं कि लगी रहे। ओके, उसके बाद आपके पास वाटर बिकॉज ऑफ इट्स हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है। अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है मैं इसकी बात अभी करूंगा आपसे आपके साथ, बट अभी रुक जाओ। ठीक, और वाटर का नेचर क्या होता है, पोलर। ठीक, और मैंने आपको बताया हुआ लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक। ठीक, मतलब अगर आपके पास कोई पोलर कंपाउंड है वो वाटर में बड़े आराम से घुल जाएगा क्योंकि वाटर भी पोलर होता है। ओके, और ऊपर से इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बड़ा हाई होता है, तो इसलिए ये मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, और इसलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोला जाता है। इट इज कॉल्ड एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक, और ये आयनिक कंपाउंड्स को भी अपने अंदर डिसॉल्व करवा लेता है, क्यों, क्योंकि आयनिक कंपाउंड भी तो पोलर का ही एक एक्सट्रीम केस है। हमने पढ़ा हुआ ना कि पोलर का एक्सट्रीम केस ही आयनिक बॉन्ड होता है, तो इसलिए आयनिक कंपाउंड भी बड़े जल्दी इसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक, अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, इसका सिंपल से एग्जांपल के साथ मैं आपको मतलब समझाता हूँ। आप शायद फिजिक्स में आगे डिटेल में भी पढ़ो इसको, या पढ़ चुके हो गए, आई नहीं +2 में होता है। ठीक, जैसे मान लो दो चार्जेस हैं पॉजिटिव नेगेटिव, आपको पता है ना इन दोनों के बीच में कुलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, 10th में या 9th में पढ़ा होगा कहीं पे फिजिक्स में। कुलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। मान लेते हैं इन दोनों में 81 न्यूटन, 80 न्यूटन की नहीं, 80 नहीं, 78.39 न्यूटन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये दोनों इतनी फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं इन एयर, और ये अभी एयर में रखे हुए हैं। जैसे ही आपने ये वाले दोनों एज सच उठा के, डिस्टेंस नहीं चेंज करना इनके बीच में, हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट बोल रहा हूँ, जैसे ही आपने ये दोनों एज सच उठा के वाटर में डाल दिए तो वाटर सॉल्वेंट है। उसकी वजह से क्या होगा, अब इनके दोनों के बीच का जो मीडियम है वो चेंज हो गया। पहले इन दोनों के बीच में मीडियम क्या था, एयर, अब इन दोनों के बीच में मीडियम क्या है, वाटर। इन दोनों के बीच में अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो 1 न्यूटन रह जाएगी, पहले कितनी थी 78.39 न्यूटन। मतलब किसी सॉल्वेंट का जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो चार्जेस के बीच में उतनी ही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम कर देता है। जो न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी, NFA मतलब न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी इक्वल टू 1 बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ओल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज इन द एयर। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैं लिख ही देता हूँ आपको यहाँ पे। न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू 1 बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन एयर। ओके, क्लियर, तो आपके पास ये बन जाएगा। ओके जी, तो ये आपके पास अब फॉर्मूला भी एक नया बना दिया अभी हमने। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज heavy water, that is D2O, has slightly higher values of physical constants because of higher molecular mass as compared to that of ordinary water। ठीक है, जो D2O है वो भी, इसकी भी कई जगह यूजेज होता है। ठीक, बट इसके जो फिजिकल कांस्टेंट्स की जो वैल्यू है वो आप इनमें से देखना थोड़ी थोड़ी ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू सिंपल वाटर। इसको D2O को क्या बोलते हैं, हैवी वाटर। हार्ड वाटर नहीं, हार्ड वाटर अलग चीज है, हैवी वाटर अलग चीज है, दोनों को पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं वाटर की। वाटर डिस्प्लेज अ वाइड रेंज ऑफ रिएक्शंस, इट बिहेव्स एज एसिड, बेस, ऑक्सीडेंट, रिडक्टेंट, लाइगेंड। लाइगेंड क्या होता है, जो किसी मेटल के साथ जिसमें एम्प्टी ऑर्बिटल हो उसको अपना लोन पेयर देके उसके साथ डेटिव बॉन्ड बना ले। मतलब जो मेटल के साथ लुईस बेस की तरह एक्ट कर जाए, लुईस बेस ही होते हैं ना जो लोन पेयर देते हैं टू फॉर्म द डेटिव बॉन्ड। ठीक, तो वाटर जो है वो एक गुड लाइगेंड का काम भी करता है। ठीक है, हालांकि ये लाइगेंड वर्ड का मतलब क्या है, इसको सिंप्लीफाई करके आप ऐसे भी बोल सकते हो लुईस बेस। ठीक, बट लाइगेंड हम डिटेल में पढ़ेंगे, वो +2 की बात है। उसके बाद आपके पास क्या है, अब केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले स्टेबिलिटी। इसकी ये बहुत ज्यादा स्टेबल, आपको पता ही है। वाटर को डिकम्पोज करने के लिए आपको या तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर देना पड़ता है या तो आपको इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प लेनी पड़ती है। ओके, क्योंकि वाटर में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होता है दिस इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके,
उसके बाद एसिड बेस कैरेक्टर, और आपको पता ही है कि वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर, बेस के सामने एसिड की तरह बिहेव कर जाता है, एसिड के सामने बेस की तरह बिहेव कर जाता है, ठीक है। और वैसे ये सेल्फ आयोनाइज भी होता है, जिसको बोलते हैं ऑटो प्रोटोलिसिस प्रोसेस, जिसमें एक वाटर का मॉलिक्यूल एज एसिड एक्ट कर रहा होता है, दूसरा एज अ बेस एक्ट कर रहा होता है। ये प्रोटॉन छोड़ता है, ये पकड़ लेता है, तो आपके पास हाइड्रोनियम आयन बन जाता है और हाइड्रोक्साइड आयन बन जाता है। इसको ऑटो प्रोटोलिसिस प्रोसेस भी बोला जाता है, और इसी को आप ऑटो आयोनाइजेशन प्रोसेस भी बोल सकते हो। ओके, सेल्फ आयोनाइजेशन प्रोसेस भी बोल सकते हो आप इसी को। उसके बाद वाटर जो है वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम किया जा सकता, लिया जा सकता है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी काम कर सकता है। जैसे यहाँ पे ये सोडियम को ऑक्सीडाइज कर रहा है, सोडियम को 0 स्टेट से +1 स्टेट में भेज रहा है, ठीक है, क्लियर। क्योंकि यहाँ पे ये ऑक्सीडेंट की तरह काम कर रहा है ना, आपको पता है ना, जो ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, और ये खुद रिड्यूस हो रहा है। ओके, क्लियर। और इसने सोडियम को 0 स्टेट से +1 स्टेट में भेज दिया, तो एज ऑक्सीडेंट काम किया ना। जैसे कार्बन के साथ अगर वाटर गैसेस फॉर्म में, मतलब स्टीम फॉर्म में जब रिएक्ट करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, तो कार्बन को 0 स्टेट से +2 स्टेट में भेज रहा है, तो ये एज अ ऑक्सीडेंट काम किया। ओके, उसके बाद एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी काम कर जाता है ये, क्लियर। तो रिड्यूस भी करता है, जैसे F2 को रिड्यूस कर रहा है, F2 यहाँ फ्लोरीन यहाँ पे 0 स्टेट में, यहाँ पे -1 स्टेट में आ गया, तो यहाँ पे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी काम कर रहा है। ओके, उसके बाद हाइड्रोलिटिक रिएक्शन, हाइड्रोलिटिक रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोलिटिक रिएक्शन उन रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें वाटर जो है वो डिसोसिएट होके, पहले खुद डिसोसिएट होता है, उसके बाद रिएक्ट करता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस, ठीक है। वाटर कैन हाइड्रोलाइज मैनी ऑक्साइड्स लाइक दीज, in these reaction H positive ion and OH negative ion of the water interact with the anion and cation of the compound respectively, leading to the formation of an acid or base or both as shown, ठीक है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके बेस बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सल्फरस एसिड, ठीक। उसके बाद कैल्शियम नाइट्राइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया, ये भी दोनों बेस ही हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, कहाँ पे गया ये वाला, सोडियम कार्बोनेट वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, और कार्बोनिक एसिड जो कि एक एसिड बना रहा है, ठीक है, लाइक दिस, ठीक। तो इन रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोलिटिक रिएक्शन, जिसमें वाटर जो है वो डिसोसिएट होके फिर रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। और हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस में जब भी कंपाउंड, जिस भी कंपाउंड की आप बात कर रहे हो, उसका ऑक्साइड या हाइड्राइड या कार्बाइड या नाइट्राइड या फॉस्फाइड या कोई और सॉल्ट हो, वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, या तो बेस बनाएगा या एसिड बनाएगा या दोनों बनाएगा। जैसे इसमें दोनों बन रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ बेस ही बन रहा है, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ बेस बन रहा है, इसमें सिर्फ एसिड बन रहा है, इसमें भी सिर्फ एसिड बन रहा है। उसके बाद है हाइड्रेट फॉर्मेशन, हाइड्रेट फॉर्मेशन क्या होता है, इसमें वाटर टूटता नहीं है, अपनी आइडेंटिटी एज सच मेंटेन रखता है, और फिर कंबाइन करता है किसी के साथ, उसको बोलते हैं हाइड्रेट बनाना। Many ionic compounds crystallizes from water with one or more molecules of water associated with them. एग्जाम्पल आपने हाइड्रेटेड सॉल्ट्स तो पढ़े ही होंगे, जिसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट में ये जो 5H2O है, ये क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। एक्चुअल में ये वाटर जो है वो इसके इस क्रिस्टल के साथ एसोसिएट हो जाता है, और वो एसोसिएशन करवाने का कई तरीके हो सकते हैं। जैसे एक तरीका है कोऑर्डिनेटेड वाटर, इसमें क्या होता है, वाटर जो है वो मेटल के साथ या किसी भी एलिमेंट के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होता है, जिसमें जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, FeOH2 6 3 पॉजिटिव, इसमें क्या हो रहा है, सेंटर में Fe+3 आयन है, और आपके पास उसके अराउंड कितने 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक दिस, और वो उसके साथ क्या कर रहे हैं, डेटिव बॉन्ड बना रहे हैं। डेटिव बॉन्ड मतलब एज अ लुईस बेस एक्ट कर रहे हैं, इसमें लोन पेयर इनका या शेयर दोनों में हो रहा है। ओके, तो इसको बोलते हैं कि कोऑर्डिनेटेड वाटर, वाटर जो है वो कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में बड़ा है मेटल आयन के साथ। हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर, इसमें क्या होगा, जो वाटर है वो सॉल्ट के एनायन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा होगा,
water molecules are linked to the some oxygen containing anions of the salt, यहाँ पे of the salt word ऐड कर लो, by hydrogen bonding. फॉर एग्जाम्पल जो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड है, इसमें ये जो 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये बड़े अनोखे ढंग से जुड़े होते हैं। देखो बताता हूँ अभी आपको, ये है इसका स्ट्रक्चर। तो ये कॉपर +2 आयन है, तो इसमें 4 वाटर मॉलिक्यूल्स तो डायरेक्ट हाइड्रेटेड फॉर्म में ही है, सॉरी कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में ही है। उसके बाद 2 सल्फेट, जो कॉपर सल्फेट है, उसमें ये जो 2 सल्फेट इस कॉपर के साथ डेटिव बॉन्ड बना रहा है, और जो 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, वो ऐसी 2 आइडेंटिटी के बीच में क्या है, बीच में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े हुए हैं। ओके, लाइक दिस। ओके, इस बार एक बार इस स्ट्रक्चर को अच्छे से देख लेना आप लोग, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। हालांकि अगर आपको ये चीज नहीं समझ आएगी तो +2 में भी डिस्कस करनी है हमने। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की एग्जांपल है, उनको हमने डिटेल में +2 में पढ़ना है, बट अभी आप फिर भी थोड़ा सा देख लो इसको तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक। उसके बाद आपके पास क्या है, लास्ट है इंटरस्टिशियल वाटर। इसमें क्या होता है, वाटर इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई करता है। जैसे मैंने बोला ना पीछे हाइड्रोजन का बताया कि मेटल्स के बीच में जो इंटरस्टिशियल साइट्स हैं, जो खाली जगह हैं, उनमें क्या होता है, उनमें वाटर आके अपनी जगह ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक। उसमें हाइड्रोजन था, इसमें वाटर। वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइड्स और वॉइड्स इन द क्रिस्टल लेटिस। फॉर एग्जांपल बेरियम क्लोराइड डाइहाइड्रेटेड में जो 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, वो क्रिस्टल साइड्स में, वॉइड्स में ऑक्यूपाइड है, लाइक दिस। ओके, उसके बाद आता है हार्ड वाटर, ठीक। ये जो है, ये हमने नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही बहुत है। आप इन जितनी भी रिएक्शन है, इनको एक बार लिख के ट्राई करके जरूर देखना, ठीक है, सो दैट आपको दिमाग में मेमोराइज हो जाए कुछ हद तक।